हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आज हम अपने सामने देखते हैं उसके अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वो एकदम से उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आए हैं, वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए समय के साथ वो प्रोविजंस धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम अपने सामने देखते हैं वो फाइनल रूप में वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, क्या उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, ताकि उस प्रोविज़न का जो बैकग्राउंड है उसको हम ध्यान से समझें, जो कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के थ्रू हम बेसिक कुछ हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से बना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वो किस तरह से इवॉल्व होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। देखो, ये कहानी स्टार्ट होती है इस डेट से, यानी कि 31 दिसंबर 1600 से। इस दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाने वाला है जो कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करने वाला है। इस दिन क्या होता है? इस दिन होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईआईसी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको इस दिन बनाया जाता है। अब देखो, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटेन में बनाई जाती है और ब्रिटेन में उस समय जो है मोनार्की का सिस्टम चल रहा था और वहाँ पे राज कर रही थी क्वीन एलिजाबेथ वन। यानी कि उस समय एक क्वीन के द्वारा एक चार्टर रिलीज किया जाता है जिसको बोला जाता है रॉयल चार्टर ऑफ 1600। और इस रॉयल चार्टर ऑफ 1600 के थ्रू ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको फॉर्म किया जाता है। अब इस चार्टर में लिखा क्या होता है? इस चार्टर में ये लिखा होता है कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी होंगे इसके पास होंगे कुछ लेजिस्लेटिव पावर और एक होगी इसके पास मोनोपोली। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या है? ये कुछ कानून बना सकेंगे। और मोनोपोली का मतलब क्या है? जो ईस्ट इंडिया, यानी कि जो आप मोटा मोटा ये समझ लो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, यहाँ पे व्यापार करने के लिए इनके पास मोनोपोली होगी, यानी कि ब्रिटेन में से सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में व्यापार कर पाएगी। इसके अलावा और कोई कंपनी जो है इस पूरे एरिया में व्यापार नहीं करेगी। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया जाता है और उसको दो पावर दी जाती है, एक तो लेजिस्लेटिव पावर यानी कि वो कानून बना सकते हैं, और उनके पास मोनोपोली है इस पूरे रीजन में, इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में व्यापार करने की। यहाँ से जो भी व्यापार होगा वो सारा व्यापार कंट्रोल करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या? अब ये बनाई क्यों गई? कौन थे इनमें लोग? तो देखो, उस समय क्या होता था, इंग्लैंड के अंदर या किसी ब्रिटेन के अंदर या किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर कुछ व्यापारी होते थे। अब वो व्यापारी लोग क्या करते थे, वहाँ से एक शिप लेके आते थे, इंडिया में पहुँचते थे और इंडिया से कुछ ना कुछ सामान यहाँ पे खरीदते थे और वापस इंग्लैंड में जाके बेचते थे। और उनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा था कि उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ अमीरों ने क्या किया, ये एक कंपनी बना दी। अब ये प्रॉफिट कितना था? अब ये समझो कि यहाँ से जो भी सामान वो ले जाते थे उनको 20 गुना रेट में, 25 गुना रेट में वहाँ पे बेचते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होता था। तो कुछ अमीर लोगों ने लगभग 216 के करीब नाइट्स और एल्डरमैन्स ने क्या किया, जिसमें से एक गवर्नर था और इसमें से 24 डायरेक्टर थे, इन लोगों ने मिलकर ये कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और ये लोगों का मकसद ये था कि ये जो सारी चीज़ें हैं, कॉटन हो गया, शुगर, सिल्क, सॉल्ट, इंडिगो, स्पाइसेस, डाई, टी, ओपियम, ये सारी चीज़ें इंडिया से खरीदेंगे और ले जाके वापस से यूरोप में, ब्रिटेन में बेचेंगे और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाएगा। तो यही सब चीज़ों को प्रॉफिट कमाने की मंशा से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका गठन किया गया और इसको एक मोनोपोली राइट दिया गया कि जाओ ब्रिटेन से उस पूरे रीजन में सिर्फ तुम व्यापार कर सकते हो और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है यहाँ पे आपको बनाना है। अब इसी को देखते हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका गठन हो गया। अब आगे देखो क्या होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो चुका है, वो धीरे धीरे जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट से व्यापार करना स्टार्ट कर देती है। सूरत में उनकी फैक्ट्री वगैरह लग जाती हैं और व्यापार जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 1764 में एक इम्पॉर्टेंट घटना होती है। इस दिन होता है एक बैटल जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। अब इस बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो जीत जाती है और इस बैटल में जीतने के कारण उनको एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। उनके कारण क्या बेनिफिट होता है? 1764 में वॉर होती है और 1765 के अंदर इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब क्या है कि वहाँ पे ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ के जो सिविल मैटर्स होते हैं उनमें जो जस्टिस सिस्टम होता है वो उनके कंट्रोल में आता है। तो एक तो वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं लोगों से, और ये सिविल जस्टिस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और रिवेन्यू राइट कहाँ के मिलते हैं इनको, या दीवानी राइट्स कहाँ के मिलते हैं? तीन जगह के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसको बीओबी से आप याद रख सकते हो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, या बंगाल, उड़ीसा, बिहार। इन तीन स्टेट्स में इनको जो दीवानी राइट्स है वो मिल जाते हैं। और इसके कारण ये पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने का मोटिव से यहाँ पे आई थी, उनके पास टेरिटोरियल पावर्स आ जाती है, यानी कि वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने की और सिविल जस्टिस सिस्टम की पावर वहाँ पे पहली बार उनको आ जाती है।
इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट घटना होती है 1857 में, जो कि आपको पता होगा, जिसको हम जानते हैं सेपॉय म्यूटिनी के नाम से, यानी कि 1857 का विद्रोह। अब 1857 के विद्रोह के कारण जो ब्रिटेन का प्रिंस होते हैं या ब्रिटेन का जो मोनार्की सिस्टम वहाँ पे होता है, उनको ये लगता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डायरेक्टली यहाँ के इंडिया का जो जो भी अफेयर्स है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो धीरे डायरेक्टली अपॉइंट की जाएगी थ्रू ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो ब्रिटेन का क्राउन है वो डायरेक्टली अब यहाँ की जो सत्ता होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल जो है यहाँ पे एंड कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वहाँ पे कुछ चेंज आने वाला है, बस चेंज इतना सा है कि अब यहाँ पे जो कंट्रोल होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ना होगा, डायरेक्ट क्राउन का होगा, यानी कि जो वहाँ की किंग है या वहाँ की जो क्वीन है वो डायरेक्ट यहाँ पे राज करेंगी। और जो भी कानून होंगे, जो भी प्रोविजंस होंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो डायरेक्टली जो ब्रिटेन का क्राउन है उसके अंडर में यहाँ पे सारा काम किया जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसीजर है या ये जो पूरा सिस्टम है वो चलता है अगस्त 1947 तक, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, जब तक जो है क्राउन का रूल ही इंडिया में चलने वाला है। अब 15 अगस्त 1947 तक आपका जो क्राउन का रूल है वो चलता है। और जैसे ही क्राउन का रूल खत्म होता है अब हमें ज़रूरत है एक कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दी गई थी 1946 को ही, क्योंकि हमें पता था कि इस 1947 के आसपास हम आज़ाद होने वाले हैं या मैक्सिमम 1948 तक हम आज़ाद हो जाएंगे। तो उसके पहले ही हम चाहते थे कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो कि जब हम आज़ाद हों तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकें। तो 1946 में हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना दी थी, और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 जनवरी 1950 के पहले ही जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना के रेडी कर दिया। रेडी तो इन्होंने 26 नवंबर के आसपास ही कर दिया था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया गया, और इस दिन से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आ गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेरियस फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जिसके जो रूट्स हैं, यानी कि मैंने आपको कहा था कि जो प्रोविजंस है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, तो इनके रूट जो आपको ब्रिटिश रूल के अंदर ही मिलेंगे। तो इसलिए इसको समझने के लिए देयर वर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश दैट रूल दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही कुछ ऐसे रूल्स थे ब्रिटिश के अंदर, और कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स थे जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। उसी फ्रेमवर्क को डेवलप करते हुए हमने जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनाया है। तो उसको समझने के लिए ये जो सारी चीज़ें वो समझना ज़रूरी है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आपको पता हो ये जो मेन इवेंट है 1857 में सेपॉय म्यूटिनी का, यानी 1857 के विद्रोह का, उसके बेसिस पे हम इस ये जो पूरा इवोल्यूशन प्रोसीजर है या पूरा जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो इवॉल्व हुए हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम 1773 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो जो टाइम था जब जो ब्रिटेन का क्राउन था वो धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कंट्रोल जो है अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा था। उसके पहले जो है ज़्यादातर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा काम है वो कमर्शियल नेचर का था। उसके बाद धीरे धीरे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आना स्टार्ट करती है। तो 1773 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और 1773 से 1858 तक ये जो पूरा रूल है इसको हम पढ़ेंगे द कंपनी रूल के अंदर, यानी कि इस टाइम के अंदर जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, हमारी का जो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका राज था। और उसके बाद जो है जो क्राउन है उसने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया है पूरे इंडिया का, पूरे इंडियन कहें एक तरह से सब कॉन्टिनेंट का। तो उसको हम पढ़ेंगे द क्राउन रूल के अंदर, जो कि 1858 से लेके 1947 के बीच में होगा। तो इस दो मेन टॉपिक्स के अंदर हम इस पूरे वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। अब पूरा सारे जो अलग अलग एक्ट्स हैं उनको पढ़ने के पहले एक पूरा बेसिक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले ये 5 जो चार्टर एक्ट्स हैं इसको पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हम चार्टर एक्ट, जो कि 20-20 साल पे आए जाते 20-20 साल के ऊपर जो है लाए जाते थे। अब ये जो चार्टर एक्ट है सबसे पहले लाया गया 1773 में, और उसके बाद जो 20 साल अगर आप देखें तो ये होते हैं 1793। तो 1793 में भी एक एक्ट लाया गया था, लेकिन इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं थे, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसकी जगह हम 1784 में एक आया था पिट्स इंडिया एक्ट, उसके कुछ फीचर्स जो हैं उसके अंदर जो कुछ प्रोविजंस है वो इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। इसके बाद 1793 के बाद 1813 में आया, और उसके बाद 1833 में और 1853 में। ये सारे एक्ट्स हम पढ़ेंगे। 1793 वाला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ खास आया नहीं था जो एग्जाम में पूछा जा सके, तो इसको हम स्किप करेंगे। तो ये 5 चार्टर एक्ट पढ़ेंगे जो कि 20-20 साल पे आते थे। उसके बाद कुछ काउंसिल्स एक्ट थे
जो कि आया 1858 में, 1861 में और 1892 में, इनको पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे, जैसे 1909 में एक एक्ट आया, 1919 में, और जो सबसे मोर इम्पॉर्टेंट है 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके अंदर जो भी प्रोविजंस है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी मौजूद है। ये कहें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस थे वो मैक्सिमम के मैक्सिमम प्रोविजन जो है आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद है हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके थ्रू हमें इंडिपेंडेंस मिली, और हमने जो उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को अपना जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, या कहें जो अपना इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वहाँ पे लागू किया। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी रूल के अंदर, जो कि 1773 से स्टार्ट होता है और 1858 तक चलता है। इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोविजन है या कहें इसमें अंदर जो मेन काम किया गया था, इस समय इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यानी कि ये पहला स्टेप था जिसके द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने चाहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो कंट्रोल है वो अपने अंडर ले ले। अब होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ से बिजनेस तो करती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये भी पता था कि जो इंडिया से बिजनेस का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कंपनी दिखाती नहीं थी। कंपनी का दिखाती कि कंपनी हमेशा लॉस में चल रही है, लेकिन कंपनी के अंदर जो भी काम करने वाले थे, जो भी एम्प्लॉय थे, वो जो है वो सारा प्रॉफिट जो है एक तरह से करप्शन के थ्रू अपने पास रख लेते थे। तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे या कंपनी के जो काम करने वाले थे, जो उसके डायरेक्टर्स थे, वो तो अमीर हो रहे थे, लेकिन जो प्रॉफिट है, जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, वो टैक्स जो है गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रहा था। अब इन सब को देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको लगा कि जो प्रॉफिट हम तक पहुंचना चाहिए था, जिसको जो टैक्स हम तक पहुंचना चाहिए था, वो टैक्स हम तक ना पहुंच के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन तक रह रहा है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ अमीर हो रहे हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं या जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इन्होंने कोशिश करी कि धीरे धीरे जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं उसको हम रेगुलेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। और ये जो पहला एक्ट था जिसके थ्रू ये फाउंडेशन रखा गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का, यानी कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसने ये कोशिश करी कि धीरे धीरे जो पूरा सिस्टम है वो हम सेंट्रलाइज करें, और इस पूरे सिस्टम को या जिस तरह से भी इंडिया के ऊपर राज किया जा रहा है इसको हम डायरेक्टली अपने कंट्रोल के अंदर लाने की कोशिश करें। तो इसकी तरह पहला इन्होंने एक तरह से स्टेप लिया कि इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को उपाधि दे दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, इस समय तक क्या हो रहा था कि इंडिया के अंदर मेनली 3 प्रेसिडेंसी थी। एक थी आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक थी आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरी थी आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी। अब इस समय तक क्या हो रहा था कि तीनों का सिस्टम जो अलग चलता था। यहाँ पे बंगाल के लिए अलग रूल बनाए जाते थे, मद्रास के लिए अलग रूल बनाए जाते थे, और बॉम्बे के लिए अलग रूल बनाए जाते थे। अब ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ब्रिटेन में बैठे बैठे इन 3 जगह पे कंट्रोल करना उतना ईजी नहीं था। इन्होंने क्या सोचा, हम इन तीनों को जो एक तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम बनाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी किसी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करे, तो वो क्या काम करती है, वो सेंट्रलाइजेशन का काम करती है कि पावर को एक जगह इकट्ठा करो और फिर वहाँ से पावर को कंट्रोल करो। तो इन्होंने क्या किया, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनके जो एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पे देखो ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है, द इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि पहले क्या है, तीनों में अलग अलग जो है गवर्नर रहते थे। गवर्नर ऑफ बंगाल अलग थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे अलग थे, गवर्नर ऑफ मद्रास अलग थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद ये जो गवर्नर ऑफ मद्रास है और गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। यानी कि ये दोनों अब किसके अंडर काम करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसको आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो कई बार पूछ लेते हैं। और जो ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इनका नाम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है इंडिया में बनाए गए। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774, कंप्राइजिंग ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जस्टिस यानी जजेस। यानी कि 1774 में एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसका यहाँ पे फाउंडेशन रख दिया गया। और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू जो इंडिया के अंदर सेंट्रलाइज जस्टिस सिस्टम है वो धीरे धीरे जो है वो काम में आने लग गया। आपको पता होगा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है 1774 में बन गया था। एक बिल्डिंग है जिसका नाम है फोर्ट विलियम।
जो, ठीक है। तो इस फोर्ट विलियम के अंदर जो है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसके अंदर एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। तो इस मॉडर्न जो जस्टिस सिस्टम है वो यहाँ से जो है इंडिया के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके प्रोविजंस है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। अब देखो इस समय तक आते आते जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उन्होंने ये जो पुराना वाला एक्ट था इसको अप्लाई तो कर दिया था, लेकिन इससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था। जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है उसको अभी भी कंट्रोल कर नहीं पा रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस है उसको एक तरह से डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या किया, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। अब कंपनी के अंदर क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स तो मैनेज करेंगे, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। एक नई बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के अंदर नहीं थी। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था, ये क्या है, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसके सबऑर्डिनेट काम करती थी, उसके नीचे काम करती थी। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये मैनेज करेगी कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर। और जो कमर्शियल अफेयर्स है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो कंपनी के लोग हैं वो मैनेज करेंगे, लेकिन जो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो मैनेज करेंगे। तो इस समय पहली बार जो कंपनी के अंदर एक तरह से डबल गवर्नमेंट जो है वो पहली बार देखने को मिली। तो अगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डबल गवर्नमेंट कहाँ पे देखने, किस एक्ट के अंदर इसका प्रोविजन मिलता है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर इसका प्रोविजन मिलता है। और ये पहला एक्ट था जिसने डिस्टिंग्विश किया, यानी कि अंतर किया कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी में। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं इस एक्ट से जो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें भी कुछ मेन प्रोविजंस हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन द इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो ट्रेड मोनोपोली थी, आपको याद होगा जो पहला एक्ट आया था जो सबसे पहले कंपनी में बनाई गई थी 1600 में, जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो उस समय जो है कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दी गई थी, यानी कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटेन से सिर्फ एक ही कंपनी जो यहाँ पे व्यापार कर सकती थी वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये जो ट्रेड मोनोपोली है वो ख़त्म कर दी गई इस एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट 1830 के थ्रू। लेकिन दो चीज़ों के अंदर मोनोपोली अभी भी बरकरार थी। एक थी एक्सेप्शन इन टी और ट्रेड विद चाइना, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। जो चाय का व्यापार है यानी कि टी का व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। इसके अलावा बाकी जितने भी व्यापार है, बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं वो और कोई भी कंपनी कर सकती है। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है या कोई और कंपनी है वो भी इसमें व्यापार कर सकती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसको यहाँ पे एंड कर दिया गया। इसके अलावा इस एक्ट में जो है क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको इंडिया में आने के लिए अलाउ कर दिया गया, और वो धीरे धीरे जो है उन्होंने जो अपना सो कॉल्ड उनका जो एनलाइटमेंट का प्रोसीजर था, ये जो एनलाइटमेंट वो लोगों को देना चाहते थे, वो सारी चीज़ें जो है क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू उन्होंने स्टार्ट कर दी। इसके अलावा इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि जिन भी टेरिटरीज पे ब्रिटेन के लोगों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ पे दबदबा था, उन सारे एरिया में उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो स्टार्ट कर दी, जो इंग्लिश से पढ़ाना वो स्टार्ट कर दिया, ताकि जो है धीरे धीरे वो कुछ ऐसे लोग तैयार कर सके जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तैयार कर सके। अब देखो जो ये वेस्टर्न एजुकेशन उस समय जो इनका बजट था वो लगभग था 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए हो सकता है देखने में कम लगे, लेकिन उस समय इंडिया का जो टोटल बजट था वो 49 लाख का था, यानी कि 49 लाख का पूरा बजट था। उसमें से 1 लाख रुपए इन्होंने सेंक्शन कर दिए एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। और ये आप देख सकते हैं लगभग 2% है, और आज भी इंडिया के अंदर जो एजुकेशन का बजट है वो 2% तक नहीं है, 2% से कम ही है। तो उस समय जो है ये सारे जो पैसे यहाँ पे जो खर्च कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन में, इसी का नतीजा है कि आज हम लोग जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये जो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो भी जिस तरह से भी बना है उसका जो मेन नींव थी वो इस एक्ट के थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन को अलाउ करके जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पे डाल दी थी। इसके बाद जो अगला हमारा एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के अंदर जो कुछ मेन प्रोविजंस है वो है, दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि पहला स्टेप आपने देखा होगा, जो पहला स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था वो था पहला एक्ट 1773 का, जिसमें क्या किया गया था, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी
उसको सबऑर्डिनेट बना दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के, यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास था वो अब बंगाल के नीचे आ गया था। लेकिन अब एक स्टेप और लेते हुए इस एक्ट के अंदर क्या किया गया, फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन किया गया, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि वो जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो अब पूरे इंडिया के जो गवर्नर जनरल है उनको बना दिया गया। और ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और ये जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनकी आप पावर को समझो, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है और इनके पास एक तरह से लेजिस्लेटिव पावर भी है। ये कानून बना भी सकते हैं, कानून को अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री पावर है, यानी कि एयरफोर्स तो उस टाइम थी नहीं, तो जो नेवी है, जो आर्मी है, उनका कंट्रोल भी इनके पास है। पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी इनके पास है और पूरा एग्जीक्यूटिव प्रोसेस भी इनके पास है। तो इनकी पावर आप समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर की भी पावर है, प्रेसिडेंट की भी पावर है, आर्मी चीफ की भी पावर है, नेवी चीफ की भी पावर है। ये सारी पावर जो है सिर्फ एक व्यक्ति के पास थी और वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो ब्रिटेन की सरकार है उसने पावर को कॉन्सोलिडेट किया, पावर को एक जगह इकट्ठा किया, और उसके बाद जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट इसको पावर को अब धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगी। अब इसके कारण क्या हुआ, डिप्राइव्ड द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास के पास लेजिस्लेटिव पावर थी, कानून बनाने की जो पावर थी, उसको यहाँ पे एंड कर दिया गया और ये जो सारी पावर है वो आ गई सीधे सीधे एक व्यक्ति के नीचे, वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यानी कि इस एक्ट के अंदर जो एक तरह से जो कमर्शियल बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको हटा दिया और ये धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो मेन काम हो गया, अब वो व्यापार ना करने के अलावा उनका जो मेन काम हो गया वो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का। यानी कि किस तरह से जो इंडिया का पूरी टेरिटरी है उसको कंट्रोल किया जाए, ये उनका मेन फोकस मेन फंक्शन हो गया, ना कि कमर्शियल जो पर्पसेस थे। क्योंकि जो अब ब्रिटेन से और भी जो कंपनियाँ थी वो इंडिया में व्यापार करती थी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनका मेन फंक्शन अब रह गया था इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करना। इसके बाद जो एक्ट है वो है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके अंदर भी कुछ मेन प्रोविजन थे। इसमें प्रोविजन ये था कि इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। अब देखो जो गवर्नर जनरल थे, यानी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके पास अलग अलग काम थे। कानून बनाने का काम भी उनके पास था और कानून को अप्लाई करने का काम भी उनके पास था। तो इस समय पहली बार ये महसूस किया गया कि जो कानून बनाना और कानून को अप्लाई करना वो दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं उसको अलग किया गया और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उसको अलग किया गया। यानी कि इंडिया के अंदर पहली बार जो सेपरेशन ऑफ पावर, जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, कि जुडिशरी के जो पावर, जुडिशरी के फंक्शन अलग है, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन अलग हैं, हमारे जो लेजिस्लेचर है उसका फंक्शन अलग है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो पहली बार जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में देखने को मिला था। एंड इट इस्टेब्लिश अ सेपरेट गवर्नर जनरल काउंसिल विच केम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि इस एक्ट के अंदर ही एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसका काम सिर्फ और सिर्फ कानून को बनाना था, ना कि उसको अप्लाई करना। ठीक है, हालांकि इन सब के ऊपर अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही हैं, लेकिन जो फंक्शंस है उसको डिवाइड कर दिया गया है। और ये जो फर्स्ट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसी को बोला जाता है मिनी पार्लियामेंट। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि जो मिनी पार्लियामेंट है वो किस एक्ट के अंदर, मिनी पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन किस एक्ट के अंदर थे, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर के रिलेटेड प्रोविजन किस एक्ट के अंदर थे, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके बाद इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। द कोवेलेंट सिविल सर्वेंट सर्विस वाज दस थ्रो ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। यानी कि इस एक्ट में पहली बार यह प्रोविजन किया गया कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उसका एग्ज़ाम जो अब इंडियन लोग हैं वो भी दे पाएंगे और इंडियंस लोग भी अब सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। तो इन्होंने जो कोवेलेंट सिविल सर्विस थी उसके अंदर उसको ओपन कर दिया, अब इंडियंस भी उसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब लेकिन देखो इन्होंने प्रोविज़न क्या किया कि इंडियंस एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम कहाँ होगा, एग्ज़ाम होगा ब्रिटेन में। तो जिसको भी एग्ज़ाम देना है वो ब्रिटेन जाएगा और ब्रिटेन में एग्ज़ाम देगा। तो गरीब लोग तो पहले ही रेस से बाहर हो गए, जिनके पास पैसा वैसा है नहीं वो तो एग्ज़ाम दे नहीं सकते। कुछ जो थोड़े बहुत अमीर लोग थे इंडिया में वही जो है सिर्फ एग्ज़ाम देने जा पाए, और उसमें भी जो एज क्राइटेरिया था उन्होंने बहुत कम एज रखी थी, शायद 18 या 19 साल रखी थी, कि जिसको भी एग्ज़ाम देना उसकी मैक्सिमम एज 18 या 19 साल होनी चाहिए। अब इंडिया के अंदर जो एजुकेशन प्रोसीजर था वो धीरे धीरे चल रहा था, तो मैक्सिमम लोग तो है ग्रेजुएट होने में ही उनको कम से कम 25 साल से 26 साल, इतने साल में उनको अपने
जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने में लग रहे थे, तो पहली बार तो 18 साल से पहले अपनी या 19 साल से पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, और उसके बाद तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि जो तुम ब्रिटेन में जाकर एग्ज़ाम दे सको, उसके बाद ही तुम सिविल सर्विस में आ सकोगे। तो ये सारा प्रोसीजर जो है इन्होंने ऐसे बना दिया था। ये सिर्फ नाम के लिए इन्होंने कर दिया कि जो सिलेक्शन है वो ओपन है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे रोड़े इन्होंने अटकाने का प्रयास किया। तो ये सारा एक्ट था, जो मेन एक्ट थे जो हमने पढ़े कंपनी रूल के अंदर। अब आपको पता है इसके बाद 1857 में आपकी सिपाही म्यूटनी होगी, और सिपाही म्यूटनी के बाद जो क्राउन है वो सारा कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लेगा। तो जो क्राउन का पूरा रूल है 1858 से 1947 तक, और किस तरह से जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, उसका जो कॉन्सेप्ट है पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, ये हमने पूरा पढ़ तो लिया, अब इसके हमें नोट्स कैसे बनाना है। तो नोट्स बनाने जैसे आपको पहले बता दें, जो कॉर्नेल मेथड है उसके थ्रू आपको नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, मान लीजिए ये आपकी सीट है, थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन जो भी है, मान लीजिए आपका A4 सीट है, और जो या फिर जो आपका कॉपी का पेज है, उसमें क्या करना है आपको, ऊपर आपको इतना पार्ट रखना है और यहाँ पे आपका टॉपिक मेंशन करना है। तो टॉपिक में जैसे मान लिया आपने मेंशन कर लिया द कंपनी रूल। अब यहाँ पे इतना आपको मार्जिन रखना है, और यहाँ पे आपको सब टॉपिक्स लिखने हैं। सब टॉपिक्स आप यहाँ पे लिखेंगे, और नीचे आप इतना जगह छोड़ देंगे। यहाँ पे आप या तो आप समरी लिख लेंगे, या फिर बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करने होंगे, उन पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा द कंपनी रूल। अब यहाँ पे आपको सब टॉपिक लिखने हैं कि कंपनी रूल के अंदर जो फर्स्ट था वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यहाँ पे लिख लिया। अब 1773 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको इसमें मेंशन करने, सिर्फ पॉइंट फॉर्मेट में। कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे या गवर्नर ऑफ बंगाल, तो उनको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बस आपको इतना शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है। और इसके नीचे आप, जैसे आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो इसके नीचे आप लिख देंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इतना शॉर्ट में आपको नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो है वो अगर आपको लिखना है तो क्या, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी और प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सबऑर्डिनेट कर दी गई थी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। तो ये प्रोविज़न आपने मेंशन कर लिया। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था उसको इस्टेब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम में, तो वो आपने मेंशन कर लिया। इसी तरह से अब आगे जाएंगे तो नेक्स्ट सब टॉपिक जो है अब अगला लिखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। उसके जो 3-4 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो मेंशन करेंगे। इसके बाद जो आप अगला एक्ट लिखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो यहाँ पे लिखेंगे। सिर्फ एक एक वर्ड में आपको लिखना है, एक वर्ड या दो वर्ड में आपको लिखना है। फिर 1833 के इंपॉर्टेंट प्रोविजन, और फिर 1853 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। ये सारे प्रोविजन आप लिखें। अब आपको याद कैसे करना है, याद करते टाइम आपको क्या करना है, इस पेपर को यहाँ से फोल्ड कर लेना है। अगर आप A4 साइज में सीट्स में नोट्स बना रहे हैं तो आप वहाँ पे डायरेक्टली इसको फोल्ड कर लें, और इसको फोल्ड करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये सब टॉपिक देखना है। और सब टॉपिक देखने के बाद आपको एक्टिवली रिकॉल करना है, अपने माइंड में रिकॉल करना है कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे। और ये ऐसा नहीं कि आपको लाइन वाइज करना है कि पहले 1773 फिर 1813 फिर 1833, आपको ये रैंडमली करना है। इसमें से कोई भी एक टॉपिक देखो, ये सब टॉपिक देखो 1813, और फिर रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि इस 1813 के अंदर क्या क्या सब पॉइंट्स थे, उन सब पॉइंट्स को आपको देखना है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप देखेंगे कि 1873 के अंदर आप जब याद करने की कोशिश करेंगे, तो मान लीजिए आपने 5 पॉइंट लिखे हैं, तो इस 5 पॉइंट से मान लीजिए 3 पॉइंट्स आपको याद आया, 2 पॉइंट आपको याद नहीं आए, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट जो आपको याद नहीं आए तो इनको आपको हाईलाइट कर लेना है। अब हाईलाइट करने के बाद आप देखेंगे कि अगली बार जब आप उसको एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये जो 2 पॉइंट आपने हाईलाइट किए हैं, जो पहले आपको याद नहीं आ रहे थे, वो अब आपको सबसे पहले याद आएंगे। तो इस तरह से नोट्स बनाने का फ़ायदा यही है कि जो पॉइंट्स आप भूलते थे या जो पॉइंट्स आपको नहीं याद आ रहे थे वो अब आपको पहले याद आएंगे, और इससे आपको पता लगता जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये एनालाइज कर पाएंगे कि कितनी चीज़ें आपको याद हैं और कितनी चीज़ें आपको याद नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी चीज़ें समझ में आई हैं, कितनी चीज़ें हमें याद हैं, कितनी चीज़ें हमें याद नहीं है, किस लेवल तक हमने पढ़ा है। बेसिकली हम जो कंटेंट होता है उससे फेमिलियर ज़्यादा होते हैं, हम उस पर फ्लुएंट नहीं होते हैं। तो एग्ज़ाम में हमें अगर एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए हमें जो प्रोविजंस है उसके बीच में फ्लुएंट होना पड़ेगा। हमें एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोविज़न किस एक्ट के अंदर है। तो उसको याद करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है, इस मेथड का आप यूज़ करें।
जो पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा है उसको आप हाईलाइट करें, उसको आप अंडरलाइन करें, और अगली बार आपको वही पॉइंट सबसे पहले याद आ जाएंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है आपको अप्लाई करके देखनी है। बाकी जो अगला पार्ट है हमारा द क्राउन रूल का, उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।